नमस्कार मित्रों, द्विवेदी युग चल रहा है हमारा। और इससे पहले हम द्विवेदी युग पढ़ा चुके हैं। उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, वो सब बिल्कुल गाने में तब्दील किया है उनको। जाके आप पहले भारतुंज की क्लास देखें, उसके बाद फिर द्विवेदी युग की क्लास देखें। उसमें भी जो 2-3 राइटरों को पढ़ाया है, संपूर्ण भारतुंज युग को पढ़ाया है। अच्छी तरीके से भारतुंज हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं उनको आल्हा के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। यूजीसी नेट के बच्चे खास करके ध्यान रखें, इसमें बहुत आपको मिलने वाला है अच्छे। और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को हम इस प्रकार से याद करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब याद हो गई। ठीक है, भरोसा बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उसके बाद में इनके कुछ हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त, इनका सबसे पहले नंबर पे भैया जन्म कब हुआ? 1886। और मरे कब, सॉरी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, 1886 में जन्म और मृत्यु 1964 में हुई। तो ठीक है। अच्छा, अगली बात, इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग का तुलसी क्यों कहा जाता है? इनके साकेत के चक्कर में, क्योंकि साकेत जो इन्होंने लिखी थी 1931 में, उसी के चक्कर में इनको आधुनिक युग का भैया तुलसी कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। चलो जन्म स्थान देखते हैं भैया क्या है कि देखो, इनका जन्म हुआ था चिरगांव झांसी। चिरगांव झांसी, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी में। पिता का नाम क्या था इनके? राम शरण दास। गुरु इनके कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इनकी देखो प्रथम कविता कौन थी? हेमंत, जो 1905 में लिखी गई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम कविता हेमंत थी, 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और प्रथम काव्य संग्रह इनका कौन है? रंग में भंग, 1909 में। रंग में भंग 1909। ठीक है, इस बात को याद रखें। चलो इनके प्रथम जो है प्रमुख काव्य ग्रंथ देखो कैसे हैं। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखो जो कलर है इन पे ध्यान देना, आपकी ये रचनाएं एकदम से क्रम से याद हो जाएंगी। आपने गाना तो सुना होगा, कौन सा? कि तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आएगा। कुछ नहीं मजा आएगा, मार खाओगे। ठीक है, देखो क्या है। तो हम इसकी ट्रिक क्या बनाए हैं, शब्दों पे गौर करना। ये क्रम शब्द आपको बहुत याद आएंगे। देखो हेमंत का मैंने पहले हाथ इस प्रकार से उठाना, मैं ऐसे एक बार गा देता हूं कि है रंग जय भारत किसान, है रंग जय भारत किसान, पंच हिंदू विकट गुरु झंकार, साकेत यशोधर द्वापर सिद्ध, साकेत यशोधर द्वापर सिद्ध, जय भारत विष्णु प्रिया, सब मैथिली शरण गुप्त रचना है, पढ़ लो हाय रे तुम भी भैया। अब देखो इसको मैं समझाता हूं। हेमंत, हे से हेमंत, देखो हे से क्या है? हेमंत, जो 1905 में लिखी गई। कि है रंग, देखो अब समझाता हूं कि है रंग जय भारत किसान, है रंग जय भारत किसान, पंच हिंदू विकट गुरु झंकार, साकेत यशोधर द्वापर सिद्ध, साकेत यशोधर द्वापर सिद्ध, जय भारत विष्णु प्रिया, सब मैथिली शरण गुप्त रचना है, पढ़ लो हाय रे तुम भी भैया। देखो तो हेमंत, है से क्या है? हेमंत। है रंग जय भारत किसान, पंच हिंदू विकट गुरु झंकार, तुम लाख छुपाओ प्यार मगर, हे रंग जय भारत किसान, पंच हिंदू विकट गुरु झंकार, साकेत यशोधर द्वापर सिद्ध, साकेत यशोधर द्वापर सिद्ध, जय भारत विष्णु प्रिया, सब मैथिली शरण गुप्त रचना है,
पढ़ लो तुम भी भैया। तो सबसे पहले रचना की कौन सी है? हेमंत है। देखो अभी अभी देखो अभी मैंने ये लाइन बाय लाइन चल रहा है। अभी मैं इन रचनाकारों पे सिर्फ रचनाकार जो इंपॉर्टेंट है उन पे अलग से एक एक रचनाकार पे एक एक मिनट के गाने के रूप में तब्दील करके, तब ऐसे नहीं लिखा होगा, तब एक लाइन बाय लाइन लिखा होगा, गाना लिखा होगा, उसके नीचे रचना लिखी होगी। यानी मैं तत्पर हूं आपको मैं किसी प्रकार से इतिहास इस तरीके से जोड़ सकूं को याद हो जाए। ठीक है, आप विश्वास नहीं मानोगे, हिंदी साहित्य में इतिहास में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम मुझे 2 से 3 हजार रचनाएं तो याद होंगी। ठीक, ऐसे मैं आपके सामने सुना सकता हूं जब चाहे तो। ठीक है, तो देखो रचना इनकी क्या है? हेमंत सबसे पहली रचना 1905 में, रंग में भंग 1909, समय क्या है? 1909। समय नहीं याद होगा मुझे मालूम, पर ये गाना याद कर लोगे, ये रंग जय भारत किसान पंच हिंदू विकट गुरु झंकार, साकेत यशोधरा द्वापर सिद्ध, साकेत यशोधरा द्वापर सिद्ध, जय भारत विष्णु प्रिया, सब मैथिली शरणगुप्त रचना है, पढ़ लो तुम भी भैया। तो ये क्रम है। हेमंत 1905 में, रंग में भंग 1909, और जयद्रथ वध कब लिखी गई है? 1910 में। तो हेमंत 1905, रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत भारती इतने देखो, है रंग जय भारत किसान, भारत से भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, हिंदू हिंदू कब है? 27 में। ठीक है, विकट भट्ट क्या है? 1929 में, गुरुकुल 29, झंकार 29, ये सब क्रम एक ही समय की रचना है। हिंदू विकट गुरु झंकार 1929 में। साकेत वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में लगी है 1931 में, इसका 9वां सर्ग लगा हुआ है। ठीक है, यशोधरा 32 में, द्वापर यशोधरा, सखी वो मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या पथ बाधा पाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। ठीक है, यशोधरा बहुत बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, तो ये 1900 कब लिखी गई है? 32 में लिखी गई है। द्वापर 36, सिद्धराज 36, जय भारत 52, विष्णुप्रिया 57, वैतालिक इनकी एक अलग से रचना है। तो एक बार फिर से देखो कौन सी, देखो एक बार ऐसे हम बना चल रहे हैं, क्रम से चलें कि है रंग जय भारत किसान, कैसे? है रंग जय भारत किसान पंच हिंदू विकट गुरु झंकार, साकेत यशोधरा द्वापर सिद्ध, साकेत यशोधरा द्वापर सिद्ध, जय भारत विष्णु प्रिया, सब मैथिली शरणगुप्त रचना है, पढ़ लो हाय रे तुम भी भैया। तो हेमंत 1905 में, रंग में भंग 1909 में, है रंग जय, जैसे क्या है? जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912। ठीक है, पंचवटी 1925 में, विकट भट्ट 1929 में। ठीक है, और फिर क्या है? किसान 17, पंचवटी 25 में, हिंदू 27 में, विकट भट्ट 29, गुरुकुल 29, झंकार 29, साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36, सिद्धराज 36, जय भारत 52, विष्णुप्रिया 57 में वैतालिक रचना थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, तर्ज याद रखना कौन सा? तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से, मिलने का मजा तो आएगा पर जियारफ नहीं निकलेगा। तो बाकी सब छोड़ दो, इस टाइम पढ़ाई पे ध्यान दो। हिंदी साहित्य में देखो, हिंदी साहित्य में भैया, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरणगुप्त कृत साकेत है। यानी रामचरितमानस के बाद अगर कोई रचना बड़ी फेमस हुई है तो साकेत है। ठीक है, हालांकि इनके अनुसार। ठीक है, मैथिली शरणगुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा कहां से मिली दरअसल, और साकेत रचना लिखा कहां से? तो भैया 1908 में दरअसल एक बात थी, सरस्वती पत्रिका नाम तो सुना ही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है,
उनका एक लेख निकला था, कवियों की उर्मिला प्रेक, कवियों की उर्मिला विषेक उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी जो उर्मिला क्यों उदासीन है, से मिली यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छदम छदम नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया था। यानी उर्मिला के विषय जो उदासीनता जो लेख है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना एक जो निक नेम रखा था, छदम नाम रखा था, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। उसी से ये लेख उठा के इन्होंने लिखा था साकेत। ठीक है, तो हालांकि साकेत में उर्मिला को बड़ा महत्व दिया गया है। ठीक है भैया, चलो देखो, आपको लगता हो कि बड़ा उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो भैया सॉरी, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, मैं ये सोचता हूं कि आपको बोर ना करूं। इतिहास ऐसा नहीं कि किताबें आपके पास है आप पढ़ सकते हो, मगर कुछ हो सके थोड़ा थोड़ा अगर समझ में आता हो तो आप समझे इस बात को कि मैं बोर नहीं करना चाहता हूं आपको, खुद को मैं हमेशा पढ़ते हुए गुनगुनाता रहता हूं ताकि अच्छा लगे। साहित्य तो साहित्य से जुड़ के पढ़ो। जिस दिन आप जुड़ के पढ़ने लगे, अपने आप को समर्पित कर दिए, एग्जाम आपके हाथ में होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। चलो आगे बात कर, भैया करवा दिया तो मैं क्या करूं। फिर कहते हैं कि साकेत है ना भैया, वो पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अयोध्या। इसमें सर्ग कितने हैं, 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। देखो डॉक्टर नगेंद्र, देखो डॉक्टर नगेंद्र, उधर रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, आधुनिक में नगेंद्र नामवर सिंह, ये कुछ ना कुछ किसी कविता के बारे में कहते ही रहते हैं। इन्होंने कहा कि भैया नगेंद्र कहते हैं साकेत के बारे में कि ये बड़ा जनवादी काव्य है। जनवादी काव्य क्यों, क्योंकि जन के वाद का है, यानी जो जन जन तक पहुंच चुका है, जनवादी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, नगेंद्र ने इनके काव्य को जनवादी कवि कहा है, जनवादी काव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को नहीं, महर्षि गुप्त को ही सामंजस्यवादी कवि कहा कि वो सामंजस्य बिठाने में बहुत अद्भुत है। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो मैथिली गुप्त को भारत भारती रचना की प्रेरणा कहां से मिली, मुद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। इस बात को याद रखें। मैथिली शरण गुप्त देखो भैया खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त वो खुद को स्वयं को कहते हैं कि मैं कौटुंबिक कवि मात्र हूं। इन्हें याद रखना, भारत भारती लिखने पर ही महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी कि जाओ तुम आज से राष्ट्र कवि हुए, भारत भारती। ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आई है, आप खुद ही नहीं सोच पाओगे कि इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरे सामने कैसे आ सकती है कि जो आरंभिक रचनाएं थी ना भैया, वो वैश्योपकारक नामक पत्र में प्रकाशित होती थी। आरंभिक रचनाएं, वो प्रथम कविता है जो हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी आरंभिक जो रचनाएं थी वो एक पत्रिका नामक पत्र निकलता था वैश्योपकारक, उसमें यहां से यूजीसी नेट में प्रश्न बन चुका है। मैथिली शरण गुप्त ने भैया रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविता लिखी। भाई तो ये कौन, यात्री उपनाम से कौन लिखता था, त्रिशूल नाम से कौन लिखता था, और एक कौन थे, रसा नाम से कौन लिखता था। कमेंट करके बताओ कि कौन कौन रस इन नामों से जाने जाते हैं, नाम उनके आगे उनके उपनाम लिख के मैं कमेंट में करो। देखते हैं कि कौन जीता जागता सबूत है, जो कौन दिल से पढ़ रहा है। एक होता है ऐसे ही पढ़ना, एक होता है मन से पढ़ना। देखते हैं आप कौन वाले हो। अगर जिसने कमेंट किया मैं समझ जाऊंगा मन से पढ़ रहा है, जिसने कमेंट नहीं किया समझ जाऊंगा मन से नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ खेल रहा है। ठीक है, तो नहीं, ढूंढ के करो जहां से पाओ। मैं ये नहीं कहता हूं आपको याद होगा, इसके लिए कोई बाधा नहीं है, ढूंढ के बताओ, मगर इन सबके नाम बताओ। यात्री कौन लिखता था, यात्री उपनाम से कौन लिखता था, रसा उपनाम से कौन से लिखता था, त्रिशूल नाम से कौन लिखता था, उपनाम उनके लिख के बताइए, कमेंट करके बताइए। आपका मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा, जिंदगी भर नहीं,
बस थोड़े दिन के लिए, बस 1-2 घंटा मानूंगा, कि ज्यादा मैं नहीं मान पाता हूँ। ठीक है, रसकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। ठीक है, चलो भैया अगली बात करते हैं। गुप्त जी ने, देखो वही बात, देखो ब्रज भाषा में रसकेंद्र नाम से और मधुप उपनाम से जो है बांग्ला कविताओं एवं माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किया था, यानी मधुप नाम से। ब्रज भाषा में रसिकेंद्र। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रज जो भाषा है ना, रस के साथ पढ़ी जाती है। कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, समझ रहे हो? को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो भरन भेष है कैसो के रस में अभिलाषी, है निर्गुण कौन देश को भासी। तो ये ब्रज भाषा है। ये क्या है? ब्रज भाषा। अति मलिन व्रस भानु कुमारी, अधोमुख राहत उरध नहीं चितवत जुहारे, हैं थकत जुआरी। तो ये हमारी क्या है? ब्रज भाषा है। तो वही ब्रज क्या है? रस, रस से जुड़ी। तो रसकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में लिखते थे, बांग्ला भाषा में मधुप उपनाम से लिखते थे, या माइकल मधुसूदन दत्त की जो कृतियों का अनुवाद भी मधुप उपनाम से किया है मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखा है भैया? वो क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे यही बात कि पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई है। गुप्त जी द्विवेदी युग के पहले ऐसे कवि थे जिनको राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब हम एक एक जो है रचना के बारे में पढ़ेंगे। जो इनकी रचना है भारत भारती। देखो, भारत भारती की रचना मुद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे कृत भारत दर्पण की प्रेरणा तथा प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती है। यानी भारत भारती की रचना जो मुद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे कृत भारत दर्पण के प्रेरणा अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती है भारत भारती। ठीक है, भारत भारती की कथा वस्तु 3 भागों में बटी, जानते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, गुप्त जी ने, देखो अगली बात कह रहे हैं कि गुप्त जी ने भारत भारती के पहले संस्करण की प्रस्तावना में लिखा है। क्या लिखा है? कहते हैं कि संसार में ऐसा काम नहीं है जो सचमुच उद्योग से ना हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता का उत्तम साधन है। कविता का उत्तम साधन, मेरा विश्वास है, मेरा क्या है? मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना ना होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की और समुचित रीत से आकृष्ट ना होगा। कि बंदो गुरु पद पद्म परागा, आगे की लाइन लिखी दो कमेंटम। हम जाने तो नहीं लिखियो। भारत भारती के संबंध में बच्चन सिंह का कथन देखो क्या है। वो कहने लगे, तुरंत कहते हैं कि भैया देखो बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। ये बच्चन सिंह कह रहे हैं, हल्के मतलब है बच्चन सिंह को। कह रहे हैं कि हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया है, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर नहीं किया। और भारत भारती ने देश में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल कर दिया। लोग रातों रात खरीदते थे, जब्त कर लेगी भारत भारती अंग्रेजों के हाथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साकेत, मेरी प्यारी बुक साकेत। देखो मैथिली शरण गुप्त, देखो मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा 1908 भी हम पढ़ चुके हैं। सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छदम नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की ओर मिला विषय उदासीनता शीर्षक से मिली थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह लेख वेरी इंपॉर्टेंट लेख रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्यतर उपेक्षिता
से प्रभावित था। सही है, हाँ, काव्यतर यानी काव्यर उपेक्षिता से प्रभावित था। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य की संज्ञा दी है। साकेत राम कथा पर ही आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया। ये कितनी अच्छी बात है, देखो, राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में भैया प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। उर्मिला लक्ष्मण का मिलन साकेत के 12 सर्ग में वर्णित, यानी 12वां सर्ग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मिलन राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत को माना जाता है, सब जाते हैं। साकेत का प्रथम सर्ग इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। साकेत का प्रथम सर्ग, ठीक है, सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। साकेत रचना में प्रथम अष्टम, देखो, प्रथम अष्टम 12 सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन वर्णित है। ठीक है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है, अच्छी बात है, उर्मिला प्रधान चरित्र है। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग एवं वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय हैं। कथा 12 सर्गों में विभक्त है, 12 सर्गों में विभक्त है कथा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नवम सर्ग इस ग्रंथ की जान है, सब लोग जानते हैं, यही सर्वाधिक मार्मिक भी है। इसमें उपेक्षिता और विरहिणी उर्मिला की विरह वेदना और पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, 1936 ईस्वी में देखो, 1936 ईस्वी में साकेत के लिए गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछे कि साकेत के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक। और कब दिया गया? 1936 में दिया गया है। देखो, गुप्त जी की अन्य रचना है मेघनाद वध। मेघनाद वध जो मैथिली शरण गुप्त की अहेतुकांत रचना है, यानी इसमें तुकबंदी नहीं है। ठीक है। यशोधरा जो है काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है, सब लोग जानते हैं। जय भारत महाकाव्य प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है कि जो जय भारत है वो प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छंद दर्पण कौन सी रचना कहलाती है? प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कौन सी रचना कहलाती है? जय भारत कहलाती है। अच्छी बात है भैया, कहलाती है। जयद्रथ वध देखो क्या है, गुप्त जी की रचनाओं के प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है जयद्रथ वध। वैसे रंग में भंग है, पर रचनाओं के क्रम में सबसे पहले इनकी आती है। राष्ट्र की बलवेदी पर प्राणों का उत्सर्ग करने वाले नवयुवक का चरित्र चित्रण जयद्रथ वध में हुआ है। ठीक है, कर्ण के बारे में ज्यादा है। विष्णुप्रिया चैतन्य, देखो ये इंपॉर्टेंट है बातें, देखो, विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई रचना है अनघ और कुणाल गीत। देखो, अनघ और कुणाल, देखो, विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। अनघ और जो कुणाल गीत में बौद्ध कालीन संस्कृति की छटा दिखाई देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनघ और कुणाल गीत में बौद्ध कालीन संस्कृति की छटा दिखाई देती है। किसमें? अनघ और कुणाल गीत में। जैनी, देखो, जैनी वेरी इंपॉर्टेंट की रचना। जैनी काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की जो पुत्री थी जैनी पर लिखा गया है। जैनी काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा गया है। विकट भट्ट, विकट भट्ट क्या है? विकट भट्ट में जोधपुर के राजपूत सरदार की काव्य कथा वर्णित है। विकट भट्ट में जोधपुर के राजपूत सरदार की काव्य कथा वर्णित है। ठीक है। गुप्त जी ने कुल, देखो, गुप्त जी ने कुल 19 खंड काव्यों की रचना की है। 19 खंड काव्यों की रचना गुप्त जी ने कुल 19 खंड काव्यों की रचना की है। ठीक है। अर्जन और विसर्जन, देखो, अर्जन और विसर्जन में मैथिली शरण गुप्त द्वारा मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई गई है। समझ रहे? मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, तो सब लोग जानते हो। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि कहा, ये भी बता चुके हैं। ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है कि गुप्त जी को द्विवेदी काल में हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। यानी मैथिली शरण गुप्त को किस छंद का बादशाह कहा जाता है? हर गीतिका छंद का बादशाह
कहा जाता है के ऊपर बिंदी, ठीक है, बादशाह कहा जाता है। चलो रामचंद्र शुक्ल देखो, अब ये रामचंद्र शुक्ल कुछ ना कुछ तो कहेंगे, भैया गुप्त जी हैं, गुप्त जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ना कहें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पर रामचंद्र शुक्ल इतना याद रखना कि कुछ नहीं छूटा है, मैंने सारा कुछ उठा लिया है मैथिली गुप्त के बारे में। यानी जो राइटर यूजीसी नेट से संबंधित हैं या जो ज्यादा फेमस हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल का मत क्या है वो आपको वीडियो में मिलेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, रामचंद्र शुक्ल पढ़ने की जरूरत नहीं है यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने बैठोगे बड़ा समय चला जाएगा। जितना मैं करा रहा हूं रामबाण समझ के अगर पढ़ते रहें, देखो जितने ज्यादा सोर्स होंगे, जितने ज्यादा ग्रंथ आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा दिक्कतें आपको होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, उतनी ज्यादा। तो मेरा ख्याल है कि आप मेहनत करो, मेहनत ज्यादा बेहतर। एक चीज को पकड़ो, उसको रट डालो, ठीक, भरोसा करके, क्योंकि भरोसा करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा ही फंसेगा, ही मैं शब्द लगा ही नहीं सकता हूं, ना कोई टीचर लगा सकता है। भरोसा आपका करना काम है, पढ़ाना मेरा काम है। मगर हाँ, अभी तक एग्जाम बने हैं तो बनते गए हैं, तो आगे उम्मीद की जा सकती है, ठीक। बाकी मुझे पता है कि ज्यादा इधर उधर से वो भी कहां से लाएंगे, उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है। चलो गुप्त जी की ओर देखो, अब रामचंद्र शुक्ल क्या कहना चाहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि भैया कि गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें मुद्द से हाली के ढंग पर भारतीयों को या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं को विषमता दिखाई गई है। भविष्य देखो, भविष्य की निरूपण का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग विचित्र है इत्यादि का विधान इसमें ना था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल ने भारत भारती के बारे में ये बात कह रहे हैं। कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि यद्यपि गुप्त जो जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ट देखने वाले कवि हैं, पर छायावादी रहस्यवाद कविताओं में रहस्यात्मक कविताओं से प्रभावित हो कुछ गीत इन्होंने भी रहस्यवादियों के स्वर में गाए, ठीक है। रहस्यवादियों यानी जो रहस्यात्मक कविताओं से प्रभावित है, कुछ गीत इन्होंने रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झंकार में संग्रहित है। इनकी रचना ने झंकार 1918 में, ठीक है, संग्रहित है। पर असीम के प्रति उत्कंठा, देखो असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंतः प्रेरित प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यही से लाइन उठती है कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया या दर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। समझ रहे हो? गुप्त जी की देखो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट भैया। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता काल अनुसरण यानी काला अनुसरण की क्षमता, यानी काल के अनुसार, ठीक है, क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। भारतेंद्र के देखो अगली बात कहते हैं कि भारतेंद्र के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में मिलता है। यानी भारतेंद्र के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी
उसका विकास हमको भारत भारती में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भैया कि यह साकेत, देखो साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध हैं, दोनों में उनके काव्यत्व का पूरा विकास दिखाई पड़ता है। पर प्रबंधत्व की कमी है। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। इसमें वर्णित वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य तथा आजकाल के नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। कहते हैं कि रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राज व्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई है। कहते हैं कि यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है, ये इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर मानते हैं। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंधित पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। ठीक है, तो ये हमारे थे मैथिली शरण गुप्त। अब हम बात करते हैं जो बचे हैं राइटर। आज हम द्विवेदी युग खत्म कर देंगे। सिर्फ क्या खत्म करेंगे, राइटर खत्म कर देंगे, इनकी सिर्फ पंक्तियां बचेंगी द्विवेदी युग की, तो कल खत्म करवा देंगे महत्वपूर्ण पंक्तियां। उसके बाद में फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद नहीं करता, फिर हम गद्य विधाओं पे चल देंगे। अरे हमको मालूम है कि 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर हम पूरा इतिहास, संपूर्ण इतिहास कोई छोड़ने लायक नहीं होगा। लाला भगवान दीन का जन्म कब हुआ था? 1866 में। ठीक, लाला भगवान दीन का जन्म कब हुआ था? 1866 में। मृत्यु 1930 में। समय कुछ गलत है क्या? देख लो ना, कुछ समय डाउट है, बता दूंगा बाद में। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल रहे। कौन शामिल रहे? अच्छा सही, 1866 सही होगा। हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में ये शामिल रहे हैं। कौन? लाला भगवान दीन। चलो देखो, इन्होंने देखो कुछ मौलिक रचनाएं लिखी हैं और कुछ टीकाएं भी लिखी हैं। तो हम पहले मौलिक रचनाएं देखते हैं। देखो भगवान दीन नाम है, नाम क्या है इनका? भगवान दीन। क्या नाम है? भगवान दीन। इन्होंने देखो वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, नवीन बीन, कि तुमको मालूम है कि जो छत्री बालक होता है वो 5 रत्नों के समान होता है। लगता है कि साक्षात भगवान आपके सामने है। जो छत्री बालक होगा वो 5 रत्नों के समान है। आपको लगेगा कि या मुस्लिम भाई मेरे समझे कि आपके सामने नबी हैं और हिंदू भाई समझे कि भगवान है। तो छत्राणी, बालक, पंचरतन, नवीन बीन, ये वीर आगे लगाई सबके, वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, नवीन बीन, ये मौलिक रचनाएं किसकी हैं? भगवान दीन की हैं। और इन्होंने टीकाएं किसकी किसकी लिखी? देखो रामचंद्रिका की लिखी टीका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सतसई। ये अगर ऊपर की भूल जाना तो ये याद रखना, बिहारी सतसई इंपॉर्टेंट है। लाला भगवान दीन ने भी एक टीका लिखी है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली और बिहारी सतसई। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली और बिहारी सतसई। कवितावली बिल्कुल नहीं भूलना, कवितावली मुझे बहुत पसंद है। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपत लैनी किसे, अवलोकी हूँ सोच विमोचन को, ठग से रही जे न ठगे धिक से। समझ रहे? तुलसी मन रंजित रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी सस में समशील उभय, नवनील सरोहर से बिक से। ये कवितावली की पंक्ति सवैया है और बालकांड से है सबसे पहले। ठीक है, तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली और बिहारी सतसई, इनकी टीकाएं हैं भगवान दीन की, इन्होंने लिखी हैं इन पे, इस बात को नहीं। वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, नवीन बीन भी इन्हीं की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले आते हैं रामचरित उपाध्याय, इनका जन्म 1872 में आता है और हमको भी पता है कि रामचरितमानस सबसे बेहतर है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य में सबसे बेहतर है और बेहतर से क्या हो जाएगा 72। रामचरित उपाध्याय का नाम जन्म कब 1872, मृत्यु 1932। इन्होंने क्या लिखा है देखो, कौन सा लिखे, राष्ट्र भारती, क्या लिखा है, राष्ट्र भारती, देवसभा, देवदूत, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह। अब आपको बताओ, हमको रामचरितमानस आप लोग पढ़े हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं रामचरितमानस को क्या है, वो हमारी राष्ट्र की मानी हमारी भारत, जो भारत राष्ट्र की क्या है, एक बहुत अच्छी रचना है, हम कह सकते हैं। तो राष्ट्र भारती हो गई, ठीक है। और आपको पता है कि रामचरितमानस को पढ़ने के लिए देवों में भी सभा होती थी, ठीक है, और देव के जो दूत थे, जो देवदूत होते वो भी रामचरित पढ़ते थे, ठीक है। द्रौपदी का उसमें उल्लेख है, भारत भक्ति और विचित्र विवाह, विचित्र विवाह क्योंकि राम सीता का विवाह होता है तो वो विचित्र विवाह हो गया। तो हम कह सकते हैं राष्ट्र भारती, देवसभा, देवदूत, देव द्रौपदी, भारत भक्ति और विचित्र विवाह, ये इस किसकी रचना है, रामचरित उपाध्याय की है। राष्ट्र भारती, देवसभा, देवदूत, देव द्रौपदी, देवी द्रौपदी और भारत भक्ति, विचित्र विवाह, ठीक है। सन सबके याद नहीं कर पाओगे, बाकी सन देखते रहना। देवदूत का समय 1918 है, भारत भक्ति का सूत्र 1919 है, ठीक है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, देखो ये इनकी बड़ी रचना है, ठीक है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ी बहुत है, देख लेते हैं। मृत्युंजय, देखो मृत्युंजय 1904 में लिखी इन्होंने, राय देवी प्रसाद पूर्ण। राम रावण विरोध 1906, स्वदेशी कुंडल 1910, अमलतास, नए सन का स्वागत, नए सन 1910 का स्वागत, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है, ठीक है। बसंत वियोग कब लिखी गई है, 1912 में, बसंत वियोग कब लिखी गई, 1912 में। नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत कब लिखी गई है, 1967 में। धाराधर धावन मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किसने किया था, लाला भगवान दीन। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, मृत्युंजय, ठीक है, राम रावण विरोध। अच्छा एक बात बताओ हमको कि आपको पता है कि अगर किसी की जब मृत्यु होती है तो क्या वो किसी से राय लेता है, नहीं लेता है। तो जब मृत्यु होती किसी से राय नहीं लेता है तो वो क्या है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, वो पूर्ण है, चला गया। जब राम रावण का विरोध हुआ था तो क्या भैया किसी ने राय ली थी, किसी से नहीं ली थी, ठीक है। तो भैया क्या है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, राम रावण विरोध, इन्हीं की रचना हो गई। स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल याद करो, सीता माता की अंगूठी लेके बेचते हैं, पर याद रखना कुंडल गिरा जाती हैं बाहर। तो क्या जब कुंडल गिराती हैं ऊपर से, मान लो 1 मिनट के लिए हुआ नहीं था, कुंडल जब ऊपर से गिराती हैं, कहां से, उसके जो है जो आते हैं जिस सवारी पर से ऊपर से, ठीक है। तो क्या रावण से उन्होंने राय लिया था कि मैं अपने कुंडल नीचे गिराने जा रही हूं, नहीं लिया था। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या, राय देवी प्रसाद पूर्ण, स्वदेशी कुंडल। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। अमलदास, नए सन 1910 का स्वागत। बसंत वियोग, जब बसंत आता है या बसंत को जब वियोग होता है तो क्या वो राय लेता है, किसी से नहीं लेता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु, वेरी इंपॉर्टेंट है, कामता प्रसाद गुरु, इनका जन्म 1875, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखो भौमासुर वध ब्रज भाषा में लिखा, ठीक है। विनय पचासा, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रज भाषा में विनय पचासा, कामता प्रसाद गुरु का। पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में दासी रानी शिवाजी, भौमासुर, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, दासी रानी शिवाजी। भौमासुर, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, दासी रानी शिवाजी किसका है, कामता प्रसाद गुरु, जन्म 1875। तो